भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप। देखो आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था। परसों का मतलब शनिवार को बताया था। देखो साहब, ये मामला क्या है? ये मामला ये है कि हमारा ये जो भारत है, हमारा ये जो भारत है, ये कच्चा चित्र बना लेंगे। मैंने कल भी आपको बताया था। एक तो देखो, एक मानचित्र ले लेना, मानचित्र, एक मानचित्र खरीद लेना भारत का। भैया उसको खोल करके बैठ जाया करो जब भी आप YouTube चैनल पर देखते हैं अपनी क्लासों को। देखो कल इसमें बताई थी आपको 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं साहब, ठीक है। तो देखो, जब 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत इस तरीका से बटा हुआ है या नहीं है? कहीं छोटे छोटे प्रांत हैं, कहीं बड़े बड़े प्रांत हैं। देखो, जो देश ज्यादा बड़ा होगा ना, विस्तृत होगा, वहां ज्यादा विविधता मिलती है। वहां ज्यादा क्या मिलती है? विविधता। विविधता, ये विविधता क्या है? विविधता का मतलब होता है भिन्नता। देखो ये जम्मू कश्मीर है साहब, यहाँ जम्मू कश्मीर, जब जम्मू कश्मीर है यहाँ, तो हिमालय पर्वतमाला है साहब, हिमालय पर्वतमाला है। देखो हिमालय पर्वतमाला है, पहाड़ बहुत हैं, पहाड़ी इलाका है? देखो ये राजस्थान है, गुजरात है, राजस्थान है। ये मरुस्थली इलाका है साहब, मरुस्थल, ये मरुस्थली इलाका है साहब। देखो ये जो क्षेत्र है तुम्हारा, गोवा है, केरल है, मुंबई है, ये सब समुद्री तटीय है साहब, समुद्र तटीय, या इसको तटीय भी कहेंगे, ये भी तटीय है साहब, ठीक है साहब। देखो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र कहलाएगा साहब, ये पठारी क्षेत्र है साहब। तो बताओ विविधता है या नहीं है? है ना विविधता? कहीं पहाड़ी इलाका है, पर्वतीय पर्वत हैं, कहीं मरुस्थल हैं, कहीं समुद्र तट के मैदान हैं, द्वीप हैं, कहीं पठारी भाग है। तो देखो हम जब समुद्र के पास रह रहे हैं, हम तटीय क्षेत्रों में रह रहे हैं माना जी, तो वहां के आसपास की जानकारी तो हमको होती है या नहीं होती है? होती रहती है ना, उसके बारे में तुम अच्छे तरीका से जानते हैं, भली बात समझते हैं। लेकिन हमको पर्वतीय क्षेत्र हिमालय की तरफ के बारे में थोड़ी जानकारी है। उसी प्रकार हम राजस्थान के लोग हैं, मरुस्थल के बारे में रहने, पश्चिमी राजस्थान के, उनको मरुस्थल के बारे में जानकारी है। अब उनको बेचारे, इनको इन तटीय क्षेत्रों की जानकारी नहीं है, उनको तटीय क्षेत्रों की जानकारी नहीं है, ठीक है। उस पर्वतीय क्षेत्रों पर रहे, जो हिमालय क्षेत्र पर हैं, उनको अपने क्षेत्रों की जानकारी है, पठारी क्षेत्रों की जानकारी नहीं है। तो यही तो विविधता है, यही तो भिन्नता है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। देखो भूगर्भीय तौर पर कुछ ऐसा बताते हैं कि जो पठारी भाग है, नहीं पठारी भाग है, ये जो पठारी भाग है, ये पठारी भाग सबसे प्राचीन है, कुछ ऐसा बताते हैं। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया है। अब तक हम ये मानते थे
अब तक हम ये मानते थे कि बस बहुत ही ये स्थिर भाग है। कैसा है? ये स्थिर भाग है, यहाँ कुछ आपदाएं नहीं आती, जैसे भूकंप का आना है? या और भी जैसे वो आपदाएं होती हैं, ज्वालामुखी का फटना है, ये सुरक्षित मानते थे हम इनको, आपदाओं से स्थिर मानते थे। लेकिन अब ज्यादातर जो भूकंप आ रहे हैं भैया, ये पठारी भाग में भी आने लग गए हम, तो अब कहने लग गए हम भैया ये भी स्थिर नहीं है, ये भी शांत नहीं है। ठीक है, हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। और देखो ये हिमालय पर्वतमाला है और इसके आसपास का जो क्षेत्र है, उत्तर का मैदान है, इनके बारे में बताते हैं तो पीछे बने बहुत ही। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक स्तर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय पर्वतमाला की बात कर रहे हैं, नया नया बताते हैं कि कुछ इसको, ये तो अभी बना। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने। ये जलोढ़ क्या है? जलोढ़ एक शब्द आया है, जलोढ़। ये जलोढ़ क्या है? जलोढ़, 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 जलोढ़ नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा बहाकर, बहाकर लाई जाने वाली, जाने वाली मिट्टी को, मिट्टी को जलोढ़ मृदा या मिट्टी कहा जाता है, मिट्टी कहा जाता है। नदियों के द्वारा, देखो भैया नदियों के द्वारा जब बह करके मिट्टी आएगी तो आप ध्यान रखना ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है और इस मिट्टी को कहते हैं जलोढ़। ठीक है सर, मैदानी क्षेत्रों में जब ये मिट्टी जाकर के दिख जाती है तो फिर पठार का निर्माण हो जाता है और पठारों में फिर विभिन्न प्रकार की परतें हैं, शैल हैं, आग्नेय, चट्टान, रूपांतरित शैल। ठीक है, भारत में मुख्य भौगोलिक वितरण, भारत में मुख्य भौगोलिक वितरण अर्थात भारत की भौगोलिक आकृति, भारत की भौगोलिक आकृति। अब हम वर्णन करेंगे कि कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र हैं, कैसी भारत की भौगोलिक आकृति है। भारत की प्रमुख, भारत की प्रमुख भौगोलिक, भौगोलिक प्रमुख भौगोलिक आकृति या स्वरूप, आकृति, आकृति या स्वरूप, प्रमुख भौगोलिक आकृति या स्वरूप। हिमालय, हिमालय पर्वत श्रृंखला,
ठीक है सर। उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान, ठीक है सर। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार हो गया सर। भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल। अच्छा साहब, नंबर 5 पर है तटीय मैदान, तटीय मैदान। और तटीय मैदान के बाद 6 नंबर पे है द्वीप समूह, द्वीप समूह। भैया कितने भागन में इसको बांटा गया है, ठीक है सर। अब नंबर आता है हिमालय पर्वत श्रृंखला। देखो, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। ये नदियों के नाम है, ये पूर्व दिशा की तरफ हैं, उत्तर के भी पूर्व दिशा की तरफ हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और यह अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल में जाकर के धीरे 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 और ये पूरब की तरफ होकर के कम हो जाती है, 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। माउंट एवरेस्ट नंबर 1 चोटी है, जो सबसे ऊंची चोटी है। फिर उसके बाद कंचनजुंगा, उसके बाद मकालू, उसके बाद धौलागिरी। ये सभी की सभी माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है, कंचनजुंगा है ये जरूर भारत में है, मकालू नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में। उसके बाद नंगा पर्वत ये हमारे भारत में है, अन्नपूर्णा ये नेपाल में है। उसके बाद नंदा देवी, कामेर, नामचा बरुआ ये सब भारत में है। गुरुथला मन धाता ये नेपाल में। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमालय तथा निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। अब तो देखो कोरोना पड़ गया भाई, अब कोरोना में तो कोई जा नहीं सकता, ना कोई कुल्लू गया ना कोई मनाली गया।
ना कोई नैनीताल गया। तो कुल्लू और कांगड़ा पड़ते हैं, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं और बड़े ठंडे इलाके हैं। भाई ठंडे तो होंगे, देखो जो पर्वतीय इलाके हैं, बर्फ पड़ती है, ठंडी जलवायु है। हिमालय की सबसे गहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 9 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ को मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालय के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। भैया मानचित्र तो आपको लाना ही पड़ेगा और अपनी किताब को खोल करके बैठ जाया करो, समझते रहो और पढ़ते रहो, देखते रहो। यूट्यूब पर अपनी क्लासें चल रही हैं। अपनी भूगोल की एक पाठ पूरा हो गया 9th क्लास का, दूसरा चल रहा है। किताब खोल कर ही बैठें, समझ में आएगा, जरूर आएगा। आप प्रयास करो, हम भी प्रयास कर रहे हैं पूरा की पूरा। ठीक है, एक मानचित्र और ले आना। हाँ जी, आगे इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रम से इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तिस्ता नदियां नेपाल हिमालय का एवं तिस्ता एवं देहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम और आप आगे पता करेंगे हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। देहांग महाखंड गार्ग के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक टीका मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्व राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैलें से बने हैं, ये घने आग जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिर्जो तथा मणिपुर पहाड़ियां शामिल हैं। अब भैया बात आएगी इसके बाद उत्तर का मैदान या उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। कौन कौन सी नदियां? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। और इनकी भी नदियां हैं सहायक नदियां। सहायक नदियां उसे कहते हैं छोटी छोटी नदियां जो अपना जल लेकर के मुख्य नदी में डाल देती हैं। छोटी छोटी नदियां हैं, अपना जल लाती हैं और मुख्य नदी में डाल देती हैं, तो ये मुख्य नदी की सहायक नदियां कहलाती हैं, सहायता करती हैं जल लाने में। ठीक है, यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। मैंने आपको अभी बताया था जलोढ़ मृदा कैसी मृदा है। जलोढ़ मृदा उपजाऊ मृदा है। ठीक है, कृषि के लिए बहुत अच्छी है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 4 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादित क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। देखो ये नदियों द्वीपों का निर्माण क्या होता है, इसको समझाऊंगा।
देखो सब ये नदियां आ रही हैं बह करके, यार ये नदियां आ रही हैं बह करके। अब ये मैदानी क्षेत्रों में आती हैं तो इनकी जो ऊंचाई है ना, जो ढलान है, वो थोड़ा कम हो जाता है। पहले ऐसे आ रही थी, पानी आ रहा था, अब ऐसे आना लग गया है पानी, ऐसे आना लग गया है नदियों में पानी, अब ऐसे आने लग गया। तो देखो जब ढलान कम हो जाता है तो पानी का बहाव भी कम हो जाता है। बहाव कम हो जाता है तो भैया ये पानी, ये जो जमीन है ना, जो मट्टी आकर के जो जमा हो गई है यहाँ, नदियों के साथ ही तो आई है मिट्टी, नदियों के साथ आकर के जमा हो गई है। अब ये पानी जब कम हो जाएगा, इसका बहाव कम हो जाएगा, तो मिट्टी को छोड़ करके पानी दूसरे रास्ते से निकलना शुरू कर देता है, इधर से निकलना शुरू कर देता है। ऐसे यहाँ है, यहाँ पानी निकल जाएगा, यहाँ कर निकल जाएगा, इसके ऊपर कर नहीं आएगा पानी, इसका बचाव कर देगा। और जब बचाव कर देगा तो ये फिर बताओ भूमि रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी? ये भूमि तो रह जाएगी ये क्षेत्र, और ये छोटी है भूमि, क्या है? छोटी भूमि है। वैसे तो इसके चारों तरफ पानी है, नदी का पानी आ रहा है, ये जा रहा बह करके, ये जा रहा इधर कर, ये जा रहा, लेकिन ये मिट्टी आकर के जमा हो गई है, ऊंची हो गई है। ये जो तुम्हारी पृथ्वी है पहले की बजाय थोड़ी सी ऊंचे हो गया भूमंडल, तो यहाँ पानी नहीं चल रहा है ऊपर इसके। पानी जब इसके ऊपर नहीं चल रहा है तो पानी बगल से निकल जाता है, आसपास से चारों तरफ से निकल जाता है घूम करके। इसको कहते हैं नदी है द्वीप। इसको क्या कहते हैं? नदी है द्वीप। अब ये द्वीप किसे कहते हैं ये और समझो भाई। नदियों का मतलब होता है नदी के द्वारा बना गया। भैया द्वीप किसे कहते हैं? अब द्वीप के बारे में सुनो। भूमि का वह छोटा सा भूभाग, ये भूमि का छोटा सा भूभाग है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है, उसे कहते हैं द्वीप। ये तो नदी है द्वीप हो गया। अब वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो तो सागर में है, बताई थी ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये तो पानी में, समुद्र में है, तो इनके आसपास समुद्र है, समुद्र में द्वीप है, इनको द्वीप इस वजह से कहते हैं। ये नदी है द्वीप है। समझ के बात को नहीं समझे? नदी द्वीप किसे कहते हैं? किसे कहते हैं नदी द्वीप? जो नदियों के द्वारा मिट्टी बहा करके लाई जाती है और मैदानी क्षेत्रों में जब नदियों का बहाव कम हो जाता है तो वो मिट्टी आकर के जम जाती है और नदी का पानी फिर उस मिट्टी से अलग हट करके दूसरा रास्ता बना लेता है। उस मिट्टी के ऊपर पानी नहीं चढ़ता है, वो मिट्टी बहती नहीं है, वो जम जाती है धीरे धीरे, उसे नदी द्वीप कहते हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है, अच्छा। अब आगे देखेंगे हम। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणों में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे यह उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। भैया देखो, अभी एक और बात बताऊं मैं आपको, जब पहले भी बताई थी और अब फिर बता रहा हूं। जब नदियों के द्वारा मिट्टी बह करके आएगी, जलोढ़ जो आएगा और मैदानी क्षेत्रों में जब आकर के बिछ जाएगा तो वो बहुत उपजाऊ प्रदेश कहलाएगा, उपजाऊ मैदान होगा कृषि के लिए। इसका लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा, 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। जब ज्यादा उपजाऊ भूमि होगी, जब क्षेत्र ज्यादा उपजाऊ होगा, तो बताओ वहां सघन जनसंख्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सघन जनसंख्या क्यों मिलेगी? क्यों मिलेगी बताओ? क्योंकि वहाँ की जलवायु कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है। जब कृषि के लिए उपयुक्त है, अच्छे साधन है, पूरी संभावना है कृषि की, तो वहाँ जाकर के लोग ज्यादा बसेंगे, ज्यादा जनसंख्या हो जाएगी। यही तो वजह है। मरुस्थलीय इलाकों में कम लोग मिलते हैं, कम जनसंख्या है। उपजाऊ क्षेत्रों में सघन जनसंख्या है, उपजाऊपन होने के कारण। तुम्हारे देखो बिहार की हालत देखो कितनी है, उत्तर प्रदेश की देखो कितनी है,
ठीक है, वहाँ सघन जनसंख्या तो है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्रित हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन धाराओं को वितरकाएं कहा जाता है। और देखो साहब, अब आगे जाकर के नदी जा रही है साहब, यहाँ में ज्यादा गाद भर गई साहब, गाद भर गई तो अब नदी ये किधर को चलने लग गई, गाद छोड़ गई यहाँ, ऐसे ये चलने लग गई, फिर ये चलने लग गई, आगे गाद आ गई, आगे गाद आ गई, फिर ये चलने लग गई साहब। इनको कहते हैं वितरका। ठीक है साहब। अब उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। भैया ये दोआब क्या है, इसको समझेंगे। दोआब, देखो साहब, एक नदी तो ये बह करके आ रही है साहब, ये आ रही साहब, एक नदी साहब बह करके ये जा रही है साहब। तो एक नदी तो ये हो गई, एक नदी ये हो गई। नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 2 ये नदियां हैं। इन दोनों नदियों के बीच की जो भूमि है ये होगी दोआब। क्या होगी? दोआब। भैया ये दोआब कहलाती है, दो नदियों के बीच की भूमि। और ये ज्यादा उपजाऊ होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखो इधर से भी सिंचाई होगी, इधर से भी सिंचाई होगी। ठीक है, इधर से भी सिंचाई होगी और इधर से भी सिंचाई होगी। ठीक है, पंजाब का नाम इसी वजह से तो पंजाब पड़ा, 5 नदियों के बीच की भूमि है, 5 नदी निकलती हैं पंजाब में। अब आपको इससे आगे पढ़ाएंगे कल।